हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे एंड बढ़िया तरह आप लोग की तैयारी चल रही होगी। बाकी अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो एग्ज़ाम कह रही हूँ यार, देखो एग्ज़ाम तुम्हारे शुरू नहीं हुए, मैंने ख़त्म करा दिए है ना। कहने का मतलब है कि फेस्टिवल ख़त्म हो गए तो अब बैक टू स्टडी हो जाओ सारे के सारे, है ना। बाकी एक चीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की हमारी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो आज हम 4th यूनिट करने वाले हैं शुरू। उम्मीद है अब तक के 3 यूनिट्स में आप लोगों ने खूब इंजॉय करके पढ़ा होगा और बहुत ईजी लैंग्वेज में करके समझाया है मैंने। और बाकी जिन्होंने अभी भी ना देखी हो तो प्लीज़ उनको देख लेना, फिर कंटिन्यू करना, क्योंकि वो लिंक क्रिएट होता चलता है, आपका सिलेबस कंप्लीट होता चलता है, ठीक है। भारत में लोक प्रशासन की सीरीज़ है हमारी। एंड आपको पता है ये जो सिलेबस है ये एनसी वेब एंड DUSOL दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, और थोड़ा बहुत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि कुछ कुछ यूनिट्स आपकी सिमिलर होती हैं, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी एक चीज़ और कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है ना, ये सेमेस्टर 1 का हमारा सब्जेक्ट है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी सेमेस्टर 1 हमारा चल रहा है। दोनों की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इजीली। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आराम से जाओ डिस्क्रिप्शन में देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट वाइज आराम से। दूसरी बात, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सारी अपडेट्स के लिए। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी एक चीज और थी, बहुत सारे स्टूडेंट ना नोट्स की बात करते हैं, है ना। मैं कोशिश ये करती हूँ कि आप लोग वीडियो से अगर नोट्स बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वीडियो में आपको पता है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट के लिए प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल है। आप लोगों की थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी इस बहाने, ठीक है। बाकी अगर आपको स्टिल फिर भी नोट्स चाहिए डिटेल में, तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप पे देखेंगे तो वहां पर आपकी PDF है अपलोडेड है ना। यूनिट पूरे यूनिट क्या पूरे सब्जेक्ट की है, तो आप वहां से भी डिटेल स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बाकी यूनिट 4 जिसका नाम है टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो कि हिंदी में है भारत में प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक प्रशासन। कहने का मतलब ये है कि आप एक चीज देखोगे कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया है ना, उसकी बात हो रही है। और आपको पता है कि अगर आपको सार्वजनिक प्रशासन करना है, सभी लोगों को सारी सुख सुविधाएं प्रदान करनी है, तो उसमें जो तकनीकी आपका है ना, प्रौद्योगिकी और तकनीक का बहुत ज्यादा अहम रोल रहता है। तो उसके बारे में आज हम पार्ट 1 में क्या क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का परिचय करेंगे और इसकी अवधारणा जानेंगे, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है, आप लोग बहुत रिलेट कर पाओगे, है ना। तो बहुत आराम से इसको समझना, बिल्कुल फ्री माइंड होकर, ठीक है। इंट्रोडक्शन, परिचय में क्या है, देखो आपको ये पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमें पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में वो वाली बात आ जाती है ना, जैसे अब्राहम लिंकन की वो जो आपकी डेफिनेशन भी है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, राइट। तो यहाँ पर सबसे सब कुछ मतलब किसका है, यहाँ पर पीपल का है, लोगों का है ना। तो सारी मतलब जितनी भी अथॉरिटी हो गई या सारी पावर ना एक तरीके से लोगों के हाथ में, क्योंकि आप ही तो अपने प्रतिनिधित्व को, मतलब जो आपका प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, आप उसको चुनते हो और फिर उनके आधार पर सारा काम होता है, राइट। सब कुछ आपका जो लोकतांत्रिक देश में या फिर उस कंट्री में जहां पर डेमोक्रेटिक हमारी सरकार काम करती है डेमोक्रेटिक तरीके से, वहां पर शासन करने के लिए ना बहुत जरूरी है कि आप बेसिक सुविधाएं प्रदान करो, है ना, प्रोवाइड करो बेसिक एम्यूनिटीज को, जिससे कि जनता का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो सके। और एक और चीज है, जब आप वेलफेयर करोगे, लोगों का, समाज का कल्याण करोगे, नागरिकों का कल्याण करोगे, तो उनके जीवन की गुणवत्ता में भी तो सुधार होना चाहिए ना, धीरे धीरे करके। तो उस चीज की बहुत बात की जाती है इसमें। इसके अलावा एक चीज और, गवर्नेंस। देखो गवर्नमेंट और गवर्नेंस में बड़ा अंतर है। गवर्नमेंट जो होता है वो होता है आपका सरकार, राइट। और ये जो गवर्नेंस की बात आ रही है ना, गवर्नेंस ये है हमारा शासन, कि आप किस तरीके से शासन करते हो, तो शासन की व्यवस्था की बात होती है इसमें, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और चीज है कि जो गवर्नेंस है ना, मतलब जो आपका शासन की व्यवस्था है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस चीज के लिए, जब आप जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेके आते हो, है ना, बेनिफिट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स चलाते हो लोगों के लिए। इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे कि ये जो कल्याणकारी योजनाएं, इनका क्या काम है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा इनका भला करना, तो सामाजिक भलाई की तरफ काम होता है। इसके अलावा सरकार शासन तो चला ही रहा है, मतलब गवर्नमेंट गवर्नेंस को रन कर रही है, पर किसके साथ करिए, क्योंकि आपने 3 ऑर्गन्स हमेशा से पढ़े शुरू से ही, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना। ये हेड होते हैं, ये प्रमुख है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये आपके मेन 3 ऑर्गन है जिनके आधार पर ये सारा कार्य किया जाता है, ठीक है। इनिशियली देखोगे जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है एंड गवर्नेंस है बहुत लिमिटेड था, मतलब शुरुआत में अगर देखोगे तो जब सरकार बनी, शासन करने के सारे तौर तरीके आने लगे, तो बड़ी लिमिटेड चीजें थी, बहुत ही सीमित थी। पर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, और जब टाइम चेंज हुआ ना, तो तौर तरीकों में बदलाव आया। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है LPG रिफॉर्म्स, ठीक है। कब हुए थे ये सब, हमने
ट्वेल्थ में पढ़ा है, 1991 में हुए थे, नरसिम्हा राव के टाइम पर हुए थे। सो हमारे जो मेजर रिफॉर्म है, एलपीजी की फुल फॉर्म आप सबको जरूर पता होगी, है ना? अगर पता है तो एक बार कमेंट्स में लिखना, सो दैट मुझे पता चले एल से क्या है, पी से क्या है, जी से क्या है, ठीक है? और कुछ तो आपको इसी में मिल जाएंगे, मतलब इसी पेज पे 2 फुल फॉर्म तो दे ही रखी है, ठीक है? अगर कोई भी ध्यान से पढ़ रहा हो तो बहुत इजीली देख के भी बता देगा, और एक रह जाएगी वो आप ढूंढोगे खुद से, ठीक है? सो कहने का मतलब ये है कि ये वो एरा था जिस टाइम पर आपने क्या किया, वैश्वीकरण को, उदारीकरण को, मतलब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन को अपनाया, ठीक है? इसके साथ साथ आप देखोगे कि जब आपने प्राइवेटाइजेशन को अपनाया, सारी चीजें जब आपने अपनाई ना, तो आपके यहाँ पर क्या हुआ, बिल्कुल डोर ओपन हो गए, है ना? बिल्कुल ऐसा हो गया खुले द्वार की नीति जैसा, कि भाई ओपन डोर पॉलिसी हो गई कि अब आप क्या कर सकते हो, अब अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हो, आपके यहाँ भी इन्वेस्टमेंट खूब होगी, आप भी खूब अच्छे से खुल के ट्रेड करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और ऐसे में क्या होगा, टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होगा, ठीक है? सो इंक्रीज हुई, रोल ऑफ इंक्रीज हुआ किसका, इन्फॉर्मेशन का एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं आईसीटी, है ना? तो आईसीटी का रोल बहुत ज्यादा बढ़ता गया टाइम के हिसाब से, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो गवर्नेंस है वो एक्सेसिबल हो गई, मतलब शासन सुलभ हो गया, कि अब अगर आपको लगे कि कोई आपको अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, तो आप बहुत आराम से अपनी बात टेक्नोलॉजी का यूज करके उन तक पहुंचा देते हो, या उनको कोई बात डिक्लेयर करनी होती है तो 2 मिनट लगते हैं ट्वीट करने में, वेबसाइट पे डालने में। 2 मिनट भी क्या, कुछ सेकंड का खेल होता है ना? और 2 मिनट में तो आग लग जाती है, मतलब हर जगह आग की तरह ये चीजें फैल जाती हैं। सो ये सारा खेल किसका, आईसीटी का, टेक्नोलॉजी का, जो कि महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आज के टाइम में हमारा, ठीक है? और today's benefit of government run schemes are reaching the general public थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब एक बात बताओ, सरकार क्या कर रही है आपके लिए, अलग अलग योजनाएं चला रही है ना? अलग अलग तरीके से आपको लाभ प्रदान करने की कोशिश कर रही है, और ये सारी चीजें होती कैसे हैं, गवर्नमेंट आप तक पहुंच कैसे रही है, अपनी स्कीम को, अपनी योजनाओं को कैसे पहुंचा रही है आप तक, आईसीटी के यूज से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको बोल देते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से, है ना? और इसी वजह से, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, तो ऐसे में क्या आता है, ट्रांसपेरेंसी बड़ी मैटर करती है। ट्रांसपेरेंसी समझ रहे, पारदर्शिता, मतलब आर पार दिखाई देना, कि आपको दिखाई देता है कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार बोल कुछ रही है और कर कुछ रही है, आपको वो सारी चीजें साफ दिखाई देंगी, ठीक है? तो ये वाली चीज बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और चीज आप देखोगे कि गवर्नमेंट के साथ साथ मार्केट का रोल, सिविल सोसाइटी का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, मतलब बाजार और जो नागरिक समाज है, इनकी भूमिका भी अति महत्वपूर्ण हो गई है टाइम के साथ साथ, ठीक है? अब कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की हिंदी होती है सुशासन, है ना? कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस है ना, ये आज विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि विश्व स्तर पर मतलब ग्लोबली ये फॉलो अप हो रहा है। ऐसा नहीं कि ओनली इंडिया में है या ओनली अमेरिका में है, मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा कंट्री अपने यहाँ पर क्या कर रही है, यूज कर रही है इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तत्व है किसका, ई गवर्नेंस का, ठीक है? सो ई गवर्नेंस की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जो किसके आधार पर है, इलेक्ट्रॉनिक से ही समझ जाओ भाई, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के आधार पर होगी, सीधी सी बात है, ठीक है? सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, सुशासन की अवधारणा। अब देखो ये सुशासन बोल रहे हैं हम, गुड गवर्नेंस बोल रहे हैं। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो गवर्नेंस कर रही है अपने ही लोगों के ऊपर, शासन कर रही है किस तरीके से, जिससे कि लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो, है ना? तो इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। तो गुड गवर्नेंस को रेफर करते हैं एक ऐसे प्रोसेस से जहां पर आपकी मार्केट, मतलब बाजार, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकारें, वॉलंटियरली ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब स्वयं इच्छा से जो भी संगठन बनाए गए हैं, ठीक है? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सामुदायिक संगठन, इंटरेस्ट ग्रुप, हित समूह, मीडिया हो गई आपकी, ये सारे के सारे क्या करते हैं, सरकार के साथ साथ ना सार्वजनिक नीति निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब ये जितने भी नाम लिए सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाने में, क्योंकि पॉलिसी बनेगी, फिर आप उसे लागू कराओगे, इंप्लीमेंट कराओगे, फिर उसका इवैल्यूएशन करोगे कि हाँ भाई कहाँ तक ये सक्सेसफुल रही, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ होती हैं, आपकी गुड गवर्नेंस के साथ होती हैं। एक चीज और, गुड गवर्नेंस जो है वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि आप ये देखोगे इसमें इंटरेक्शन होता है, किसके बीच में होता है, गवर्नमेंट के बीच में होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो चाहती है वो अपनी सारी की सारी बातें कैसे बताएगी लोगों को। सीधी सी बात है ना कि किसी ना किसी, कोई ना कोई जरिया तो होगा ना कोई मीन या कोई साधन तो होगा ना, तो वो क्या करती है, टेक्नोलॉजी का यूज कर लोगों तक ये बात बताती है, ठीक है? लेकिन इसके अलावा जैसे वो अपनी इच्छा थोप रही है, अपनी कोई बात है जो गवर्नमेंट अपना कोई डिसीजन मनवाना चाहती है, लेकिन इसकी मंजूरी के 2 अन्य कार्यों की सहमति पर निर्भर करता है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो कंसेंसस है वो डिपेंड करता है अदर 2 एक्शन पर, ठीक है? और वो 2 एक्शन कौन से हैं वो आप नीचे देखोगे कि किस तरीके से आपका जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी रिलेशन बनते हैं, और किसके साथ बनते हैं, आपके लोगों के साथ भी बनते हैं, ठीक है? तो इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखा जाएगा। गुड गवर्नमेंट
गुड गवर्नेंस इज मोर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव समझ रहे, समावेशी, मतलब इसमें सारी ही चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। सिटीजन ओरिएंटेड है, मतलब नागरिकों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ना कि सरकार खुद को ध्यान में रख के बनाती है। पीपल फ्रेंडली, मतलब लोगों के अनुकूल हो कि आप ज्यादा से ज्यादा उनका खुलकर आनंद उठा पाओ, ठीक है। सेंसिटिव है, संवेदनशील है, इसके अलावा डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है, मतलब लोकतांत्रिक अवधारणा है। देखो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका बड़ा ध्यान रखना है कि लोकतांत्रिक अगर आपकी अवधारणा फॉलो हो रही है आपकी कंट्री में, तो संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, लोगों के अनुकूल भी हो ऐसी पॉलिसी हो, और नागरिक का भी क्या हो, नागरिक उन्मुख हो, मतलब लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स को आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर पेपर में इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करके आते हो ना, बहुत हेल्पफुल रहेगा, मतलब बहुत आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, प्लस में ही जाएंगे आपके मार्क्स, ठीक है। प्लस में मतलब ये नहीं है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके 10 बन जाएंगे या 5 बन जाएंगे, नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। बट कहने का मतलब टीचर खुश हो जाएगा कि जिस तरीके से बच्चे ने अपने आंसर को एक्सप्रेस किया है, ठीक है। सो ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है जिनको आप अभी आप पढ़ के आए हो, ठीक है। कुछ बेसिक चीज और कुछ नहीं आप इसमें पढ़ लोगे, हालांकि सारी चीजों से ऑलमोस्ट आप क्या होंगे, अवेयर होंगे, है ना। सो गुड गवर्नेंस में क्या क्या है एक बार ये देख लो। गुड गवर्नेंस में सेंसिटिविटी की बात हो रही है, संवेदनशीलता की, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव की बात हो रही है, मतलब दक्ष एवं प्रभावी, कि जितना ज्यादा एफिशिएंट तरीके से वर्क करेंगे और इफेक्टिवली, कि हाँ भाई जो भी आपने फैसले लिया, जो भी कार्य कर रहे हो वो इफेक्टिवली काम कर रहा है। स्टेबल गवर्नमेंट की बात हो रही है, मतलब स्थायी सरकार की, आपकी जो सरकार है वो स्थायी हो, ऐसा ना हो हर दूसरे दिन सरकार बदल रही है तो कैसे आपकी भलाई के लिए काम करेंगे, ठीक है। इंक्लूसिव हो, मतलब समावेशी हो, जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो, है ना, ऐसा ना हो आपने काट छांट कर रखे हो, नहीं, सबको आप लेके चल रहे हो साथ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है आपका, पार्टनरशिप है, भागीदारी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि आपकी जो न्यायपालिका बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, आराम से काम करती है। रिस्पॉन्सिवनेस, अनुक्रियाशीलता, कि आप रिस्पॉन्सिव हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हो तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी बनाने की, कल को लोग सफर ना कर जाए। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, बिल्कुल आर पार आपको पता चल रहा है कि सरकार आपके किस पॉलिसी के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है, क्या वो वाकई में आ रहा है नहीं आ रहा, वो सारी चीजें। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन आपको पता है सर्वोपरि है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना। सिटीजन ओरिएंटेड है, नागरिकों उन्मुख है, मतलब लोगों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई जाती है, ना कि खुद को ध्यान में रख के, है ना, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा फिलांथ्रोपिस्ट, इसका मतलब होता है जन कल्याणकारी, है ना, या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हो चाहो तो पब्लिक वेलफेयर, है ना, जहां पर क्या होता है कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा आप वेलफेयर करते हो, गरीबों का या फिर जो जरूरतमंद होते हैं उनके लिए, ठीक है। सो इस तरीके से एक आप डायग्राम ड्रॉ करके भी आराम से अपना काम कर सकते हो, मतलब अपना आंसर एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। वी कैन ऑल्सो लुक एट गुड गवर्नेंस एज फॉलो, मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सुशासन देखेंगे, किसी भी कंट्री में सुशासन चल रहा है तो क्या क्या चीजें हम देखेंगे। सबसे पहली बात, गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किसके बियॉन्ड जाता है, गवर्नमेंट के। क्यों? क्योंकि देखो सरकार है जो काम कर रही है, तो सरकार सुशासन तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाएगा। दूसरी बात क्या है कि गुड गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनाता है, किसके बीच में, एंटिटीज, इंस्टीट्यूशन के बीच में। आ रही है बात समझ में? तो जो 3 संस्थाएं हैं उनकी बात करें तो कौन कौन सी 3 संस्थाएं हैं वो आप देखोगे, कौन कौन से 3 संस्थान हैं जिनके बीच में जटिल संबंध बना के रखता है कौन, सुशासन। एक तो स्टेट हो गया आपका, एक मार्केट हो गया, एक सिविल सोसाइटी हो गया। आ गई बात समझ में? इनके बीच में एक वॉल क्रिएटेड होती है ऑलरेडी, है ना, और कोशिश ये किया जाता है कि उन दीवारों को हटाया जाए और इन सबको मिलकर काम पर लगाया जाए। सोशली इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इशू कुड बी एड्रेस्ड इन अ प्रॉपर मैनर, मतलब वो ये कह रहे हैं इनके बीच में, मतलब राज्य के बीच में, बाजार के बीच में और नागरिक समाज के बीच में जो भी दीवार है, जो भी लाइन है, उसको ध्वस्त करो, हटाओ उसको, जिससे कि सामाजिक और आर्थिक समस्या और जो मुद्दे हैं उनको उचित तरीके से संबोधित किया जाए, एड्रेस किया जाए, उनका सोल्यूशन निकाला जाए। नेक्स्ट है आपका गुड गवर्नेंस के अंदर ये जो 3 इंस्टीट्यूशन है ये कलेक्टिवली वर्क करें, मिलजुल कर वर्क करें, ठीक है। और इसी रीजन से क्या होगा, जो पावर डिपेंडेंसी है वो इनके बीच में डेवलप होती है, मतलब कि तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ करेंगे। ऐसा मतलब एक बात बताओ, अगर मार्केट नहीं होगी तो स्टेट और सिविल सोसाइटी कैसे चलेगी? अगर स्टेट नहीं होगा तो मार्केट प्रॉपरली कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क कर पाएगी, समझ रहे हो? और अगर स्टेट नहीं होगा तो सिविल सोसाइटी का ध्यान कौन रखेगा, है ना। तो ये तीनों ही एक दूसरे के ऊपर फिर डिपेंड हो जाते हैं, तो इनकी डिपेंडेंसी दिखती है रिलेशनशिप में। इसके अलावा गुड गवर्नेंस, वी वर्क टुगेदर फॉर आवर कॉमन इंटरेस्ट। देखो गुड गवर्नेंस की बात है सुशासन, मतलब आप क्या कर रहे हो, हम सबके भलाई के लिए काम कर रहे हो, तो साझा हितों का ध्यान हो रहा है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ओनली आप पर्टिकुलरली किसी कैटेगरी की बात कर रहे हो, नहीं, विमेन की बात कर रहे हो,
नहीं, मतलब कोई पर्टिकुलर आप मतलब किसी एक सेक्शन की बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। सो हमारा कॉमन इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुड गवर्नेंस इज अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद अ न्यू टूल टू प्ले सोसाइटल, इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल रोल। एक चीज का ध्यान रखोगे कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सुशासन की एक ऐसी प्रक्रिया है, ये सरकार को सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाने के लिए नए नए उपकरण प्रदान करती है। क्योंकि आपको पता है पहले था नहीं गुड गवर्नेंस, जब से गुड गवर्नेंस आया तो ये नया टूल मिल गया ना सरकार को कि इसका यूज करके वो इन सारे एरियाओं पर काम कर सकती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल। एक और चीज है, इनकी वजह से क्या हुआ है कि जो सरकार है उसका इंटरनेशनल लेवल पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है उनकी, है ना, इन सब चीजों के लिए। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस इन इंडिया। अब देखो इसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, क्वेश्चन भी बनता है इसके ऊपर, है ना, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड गवर्नेंस इन इंडिया। सो आप अपने व्यू पॉइंट्स लिखो, तो उसके हिसाब से देखो सबसे बेसिक चीज जो हम सबको पता होना चाहिए कि गुड गवर्नेंस कहने को हमने इसको अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, कि हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, पर गुड गवर्नेंस किसी ना किसी फॉर्म में पहले भी तो एग्जिस्ट करती थी। तो पहले कब, तो कुछ टाइम पीरियड या कभी किसी ने लिखा हो तो थोड़ा सा देखो इसको, कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस है, मतलब जो ये अवधारणा है सुशासन की, इसको प्रैक्टिस किया जाता था राम राज्य है, मतलब भारत में जब राम राज्य चला करता था ना, तो उस टाइम पर इसको यूज किया जाता था, ठीक है। तो कह रहे हैं भारत में राम राज्य द्वारा प्रचलित, मतलब राम राज्य में ये सुशासन की अवधारणा बहुत पुराने टाइम से, प्राचीन काल से चल रही है। कौटिल्य बहुत फेमस थिंकर हैं आपके, जिन्होंने अपनी किताब लिखी है अर्थशास्त्र, है ना, तो इन्होंने अपनी जो किताब है अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने किसके बारे में बताया है, सुशासन के लक्षणों को उजागर करने का प्रयास किया कि क्या क्या साइन होते हैं। उन्होंने हाईलाइट किया कि ये साइन अगर होंगे तो दैट मीन्स कि उस देश में क्या चल रहा है, सुशासन चल रहा है या गुड गवर्नेंस चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ही सेड दैट द हैप्पीनेस ऑफ पीपल शुड बी कॉल्ड द हैप्पीनेस ऑफ किंग। किसने बोली है बात, कौटिल्य ने, कि अगर मतलब राजा के लिए खुशी की क्या बात है, राजा कब खुश होगा, राजा की जो आत्मा है कब तृप्त होंगी, जब उसकी जनता की आत्मा तृप्त होगी, मतलब जब उसकी जनता खुश तो समझ लो राजा खुश। तो लोगों की जो खुशी है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, राजा की खुशी के ऊपर। मतलब राजा ऐसी फोकट में खुश नहीं होगा, अगर उसकी जनता खुश है ना उससे, तो वो अपने आप खुश हो जाएगा। ये एक वैसा वाला एग्जांपल है जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन होता है ना, कहते हैं कि अगर बच्चे खुश हैं, जैसे मान लो मैं अपना एग्जांपल दूं कि मुझसे मेरे स्टूडेंट्स बड़े खुश रहते हैं, है ना, तो उनको देखकर मैं खुश होती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को खुश देखकर आप लोग खुश हो रहे हो, नहीं, आप लोग खुश हो रहे हो तो तुम्हारी खुशी को देखकर मेरी खुशी मतलब बढ़ रही है, समझ रहे हो। तो आपकी खुशी मेरी खुशी से जुड़ी हुई है, ना कि मैं मैटर कर रही हूँ यहाँ पर, मेरे लिए आप मैटर कर रहे हो। मतलब एक तरीके से किंग के लिए कौन मैटर करता है, उसकी जनता मैटर करती है, ठीक है। सो उसको लुक आफ्टर करना चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट को बाद में देखे, पहले किसको देखे, लोगों के, मतलब अपने हित को ध्यान में ना रखकर लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए, ठीक है। सो इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता है किसमें, गुड गवर्नेंस में। इसके अलावा कुछ आइडिया हैं जिसमें वैदिक साहित्य में भी इनकी बात की गई है ना, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिन, वसुदेव कुटुंबकम, अस्तो माँ सदमास, ठीक है। अगर थोड़ा सा मतलब प्रोनाउंसिएशन सही ना हो तो उसके लिए पहले ही माफ कर देना, ठीक है। सो ये सारी चीजें, ये ऐसे विचार हैं जिनसे आपको दिखता है कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर सुशासन पहले से ही चल रहा है, मतलब पुराने टाइम से, वैदिक लिटरेचर के टाइम से ही चल रहा है, समझ रहे हो। बट इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखोगे, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ है, इसको मतलब इस एफर्ट को ना प्रैक्टिकली हम लेके आए अलग अलग तरीके से, जैसे सामाजिक रूप से अलग, आर्थिक रूप से अलग, राजनीतिक रूप से अलग। तो आपने इसको प्रैक्टिकल रूप दिया कि आपने इसको व्यवहार में लाना शुरू कर दिया, समझ रहे हो, किसको, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस को। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब देखो विशेषताएं, कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं गुड गवर्नेंस की, है ना। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो तो देखोगे कि क्या क्या विशेषताएं दे रखी हैं भारतीय संविधान में, और सरकार मतलब कैसे कैसे इनको फॉलो करती है, तो किस किस फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, है ना, इन इंडिया। तो अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, सबसे बड़ी बात प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी बात हो रही है, संविधान की। संविधान हमारे यहाँ पर क्या है, सुप्रीम है, सर्वोपरि है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिख के आ जाना, ठीक है। और अगर तुम लोगों ने ये प्रस्तावना देखी होगी तो कुछ वर्ड्स तो हमारे बहुत कॉमन है, मतलब इनको रटने की जरूरत ही नहीं है, वैसे तुम्हें याद हो गए होंगे। स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्युलर गवर्नमेंट एंड रिलीजियस फ्रीडम, मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष शासन हो, मतलब सरकार जो कानून कह रही हूँ, सरकार जो शासन कर रही है आपके ऊपर, है ना, उसका खुद का कोई धर्म नहीं है, समझ रहे हो, वो सबको इक्वली वैल्यू कर रही है। तभी तो आपकी जो नेशनल हॉलीडे होती हैं, जितनी भी आपकी सरकारी छुट्टी है, वो कोई एक धर्म के आधार पर थोड़ी होती है, वो सबकी
अलग 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 हर रिलीजन को आप वैल्यू करते हो, तभी तो नेशनल हॉलीडे देते हो हर धर्म पे, ठीक है। और इसके अलावा धार्मिक की स्वतंत्रता, मतलब आप भाई कोई भी धर्म अपनाओ, किसी का भी प्रचार प्रसार करो शांतिपूर्ण तरीके से, सो आपको अलाउ है, ठीक है। ये सब सुशासन की अवधारणा है। थर्ड है आपका होल्डिंग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आयोजन कराना, कि आप चुनाव तो करा रहे हो पर फॉर्मेलिटी थोड़ी कर रहे हो, स्वतंत्र होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए, कि भाई जिसका मन करे जिसको वोट देने का वो उसको वोट दो। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें आगे जबरदस्ती करूं कि नहीं जी तुम तो इसी पार्टी को दोगे वोट, नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आपकी जो न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, ये बात हम सबको पहले से पता है, हम इसको हर बार किसी ना किसी तरीके से सीखते हैं और जानते हैं कि आपकी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए, आप लोगों के मतलब हम सबके, है ना, नागरिक के या समाज के डेवलपमेंट के लिए नीति निर्देशक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है ना, मूल अधिकार, क्योंकि अगर मूल अधिकार नहीं मिलेंगे आपको तो आप सच में कभी भी विकास नहीं कर पाओगे, आपका कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बढ़िया शासन चलाना है, सुशासन चलाना है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना है ना, तो आपको ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स फॉलो अप करने पड़ेंगे। मैं सही बता रही हूँ, इनको ना प्रैक्टिस कर लेना। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना इसकी, ऑनेस्टली ना इतना अच्छा स्कोर जाएगा ना, मतलब एक तो इतना इंटरेस्टिंग। सबसे बड़ी बात, जब तुम ये फ्लो चार्ट यूज करते हो, है ना, ये डायग्राम्स यूज करते हो, तो ऐसे में क्या होता है ना, एग्जामिनर को जो आंसर है ना बड़ा प्रेजेंटेबल लगता है और बहुत हेल्प मिलेगी इससे, मतलब बहुत अच्छा स्कोर जाएगा, समझ रहे हो। तो ध्यान रखना, बार बार कह रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है आपका ई गवर्नेंस, अ कंपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का एक घटक है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो गुड गवर्नेंस में ई गवर्नेंस आता है। ई गवर्नेंस की फुल फॉर्म हमें पता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, है ना। इसमें क्या करते हो आप, यूज करते हो आईसीटी को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। पूरा इंटरनेट के बिहाफ पर होता है सब कुछ, है ना। तो ये सब यूज किया जाता है किसमें, आपके गवर्नमेंट के जितने भी कार्य हैं, गवर्नमेंट का संचालन करने के लिए। तो गवर्नमेंट के ऑपरेशन हो गए, फंक्शंस हो गए, ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट इनटू स्मार्ट गवर्नेंस। देखो सरकार काम कर रही थी पहले भी और आज भी, ठीक है, पर पहले सारा कैसा हो रहा था, पेपर वर्क हो रहा था। आई बात समझ में। अब चीजें क्या हो गई हैं, डिजिटली आप कर लेते हो, है ना, डिजिटली अपलोड कर लेते हो। कोई भी आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करोगे आराम से जाकर डिजिटली, ठीक है। पहले क्या होता था कि भाई जाओगे कागज ले लेकर, फोटोकॉपी ले लेकर 50 चीजों की, फिर जाओगे ऑफिस में वो जमा करोगे, वेरीफाई कराओगे, ठीक है। अब क्या हो गया, डिजिटली आप सारी चीजें अपलोड कर सकते हो, वो वेरीफाई हो जाएंगी, बस वहां जाकर सबमिट कराओ आप ऑफिस में, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प कर रही हैं आपकी सरकार को कि वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करे, आईसीटी का, है ना, और एक स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ बढ़े, ठीक है। जिसमें क्या होगा आपका कि कार्य आसानी से होंगे, छोटे ही टाइम में जल्दी ज्यादा काम आप कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा आईसीटी, ये आईसीटी समझ जाओ बार बार, है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये प्रोवाइड करता है सबसे बड़ी बात क्या, फास्टर और बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब आपको पता है कि तेजी से और बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। तेजी से मतलब आपको पता है अभी अभी अगर सरकार को कोई घोषणा करनी होगी, मिनट लगाएगी, ऑनलाइन आएंगे प्रेस के थ्रू और अपनी सारी बात रख देंगे और हम सबको वो मिल जाएगा सोशल नेटवर्किंग साइट पे सारी। अगले दिन न्यूज़पेपर में आएगा, नो डाउट। रेडियो पे भी अभी तुरंत की तुरंत घोषणा दिख जाएगी, नो इशू, मतलब सुनाई देगी। पर आग की तरह अभी तो फैलेगी ना मीडिया के थ्रू। तो ये सब हो कैसे रहा है, मतलब तुरंत में इंस्टेंट हम सब तक ये बात पहुंच रही है। तो कैसे पहुंच रही है, इंटरनेट के थ्रू ना, कम्युनिकेशन, ये जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू, ठीक है। वेदर ऑर्डिनरी इंडिविजुअल ग्रुप बिजनेस एम्प्लॉयज एंड देमसेल्फ एट लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो इंपॉर्टेंट मीन ऑफ गैदरिंग, प्रोसेसिंग डेटा, रिट्राइवल, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है संचार के साधन चाहे सामान्य व्यक्ति के हों, समूह के हों, व्यवसाय के हों, जो भी बिजनेसमैन है, कर्मचारियों, स्वयं सरकार के स्तर पर ही क्यों ना हो, डेटा जब आपको इकट्ठा करने की बात आती है, आपको इनका प्रसारण करना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है कि इस संसाधन के द्वारा आप सारे साधन को आराम से क्या कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, इनको एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आपको जरूरत है तो आदान प्रदान भी तो कर सकते हो ना डेटा का। और लेना देना कैसे करोगे, ऐसा थोड़ी कि तुम कागज पे लिख के लाओगे, मैं कागज पे लिख के लाऊंगी, फिर तुम और मैं एक्सचेंज करके, नहीं, ऑनलाइन सारे डेटा हमारा डिजिटली हम एक्सचेंज कर लेते हैं, राइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस रेवोल्यूशनाइज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो ई गवर्नेंस है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं आईसीटी की वजह से ही वर्क कर पा रही है। क्यों, क्योंकि आप पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो डोर स्टेप, है ना, डोर स्टेप पर। और ऐसे में क्या हो रहा है, डोर स्टेप का मतलब समझ रहे हो ना, कि आपके घर के दरवाजे तक वो डिलीवरी आ रही है, वो सारे काम हो रहे हैं। तो आप इस चीज को समझो कि जब आपको ऑनलाइन कोई फॉर्म अप्लाई करना है या कुछ भी करना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसका कोई टाइम पीरियड है कि ऑफिस खुलेगा
आप जब मर्जी कर लो, आपको रात को 2 बजे याद आ रहा है, आपको रात को 2 बजे अप्लाई कर लो, 10 बजे करना है 10 बजे ऑनलाइन। जो नॉर्मल आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना हुआ, मतलब कास्ट वाला हो गया, या बर्थ सर्टिफिकेट, या कोई ऐसी चीजें आपको करनी है, तो आप ऑनलाइन बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो वाले फॉर्म जो हमारी गवर्नमेंट जॉब के लिए होते हैं, जिनकी एक टाइम लिमिट होती है, उनकी बात नहीं कर रही मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ कि जो सरकारी कागज बनवाने होते हैं, तो उनके लिए आप बहुत इजीली कभी भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो ये चीज जरूरी है। और ऐसे में क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरेक्शन बढ़ता है ना, गवर्नमेंट आपके साथ और जो बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा अपना इंटरेक्शन करती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इट सिंप्लीफाई एंड ईज सिटीजन्स एक्सेस टू गवर्नेंस। मतलब वो ये कह रहे हैं कि नागरिकों की पहुंच को सरल बनाती है और आसान बनाती है, कि सरकार को अगर लोगों तक पहुंचना है तो मिनट लगेंगे, प्रेस के थ्रू अपनी सारी बात रख देंगे, लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब आपको बीइंग ऑर्डिनरी सिटीजन, अगर आपको लगता है आपको अपनी बात पहुंचानी है, आप भी ट्वीट करके अपनी बात पहुंचा सकते हो, है ना, या पर्टिकुलर, जैसे हम ट्वीट भी करते हैं तो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को हम टैग कर देते हैं। ठीक है, या फिर पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को आप मेल लिख सकते हो फटाफट से कि हाँ भाई, मतलब ये बात है, ऐसे ऐसे कोई क्वेरी है या कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी XYZ, राइट। सो आप ये सारी की सारी चीजें कहाँ यूज करते हो, टेक्नोलॉजी की वजह से यूज करते हो ना, कि आपको इजीली गवर्नेंस का एक्सेस मिलता है। फिक्स करते हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। ट्रांसपेरेंसी आती है गवर्नेंस में, कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है ना, जो शासन चल रहा है वहां पर, गुड गवर्नेंस, तो वो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर बड़ा गुड होता है। मतलब कि जितना ज्यादा क्या होगा, पारदर्शिता होगी आपकी। ठीक है, सो पारदर्शिता बहुत लाता है शासन करने में। एंड इन एसेंस स्टैब्लिश्ड गुड गवर्नेंस, और इन सब में क्या होता है, आपका गुड गवर्नेंस स्थापित होता है। मतलब जहां पर ये सारी फैसिलिटी मिल रही है तो समझ लो आपका सुशासन चल रहा है, बढ़िया, एक नंबर। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ई गवर्नेंस के, मतलब उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ी बात सिंप्लीफाई करना सर्विस डिलीवरी सिस्टम को। मतलब कि जो भी आप अपने लोगों को सर्विस देते हो अपनी, है ना, उनको बहुत आसान बना देना। क्योंकि मैंने जैसे वही बताया कि मान लो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, क्योंकि कई लोगों का खो जाता है, या बहुत सारी चीजें होती हैं कि पहले ऐसा होता था ना कि घर का नाम कुछ और रख दिया, तो जिसने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया उसने वो घर का नाम ही लिख दिया, ये चिंटू मिंटू पिंटू हम ये सब बोल देते हैं ना कई बार, और वही लिख गया, जबकि स्कूल में बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो स्कूल का नाम कुछ और है। तो अब ऐसे में आपको नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप जाओगे सरकारी ऑफिस, है ना। जब आप ऑफिस जाओगे बनवाने के लिए इसको, तो पहले क्या प्रोसेस था कि भाई जाओगे, सारा पेपर वर्क है ना, कि आप ऑफलाइन जाओगे, लाइनों में लगोगे, ठीक है, इतनी लंबी लंबी लाइन, फॉर्म भरा, फिर वो कागज वेरीफाई कराया, वो सही नहीं था तो 4 बार उसने और चक्कर कटवाए, सारी चीजें। बट अब क्या हो गया, अब आ गया आईसीटी के आते क्या हो गया, अब सब कुछ हो गया ऑनलाइन, तुम्हारा मस्त आराम से। अब तुम घर बैठो, हाँ भाई नया आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, चलो ठीक है जी अप्लाई करते हैं। तो आप वेबसाइट पे जाओगे, गवर्नमेंट पे ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे गए, हमने वहां जाकर अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली जो जो डिटेल्स मांगी हमने फिल कर दी, और अगले दिन जाकर वो ऑफिस में वेरीफाई करा लिया कि हाँ भाई हमने ऑनलाइन कर दिया। वो बता देंगे कि आप 14 दिन बाद इसको ले सकते हो। और एक और मजे की बात कि आपको 14 दिन का भले ही उन्होंने टाइम दिया, आप अपना स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो। अब देखो कितने सारे चक्कर बच गए, कितना सारा पेपर वर्क बच गया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही पेपर बिल्कुल खत्म हो गया, पर फिर भी काफी हद तक कम हो गया इस प्रोसेस से, है ना। तो आपका सिस्टम थोड़ा सा ईजी हो गया, ठीक है, सर्विस की डिलीवरी बड़ी इजी हो गई। इसके अलावा आप देखोगे सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, प्रोसेस बड़ा सीधा हो गया, बहुत सिंप्लीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि अब बार बार आपको जाके चक्कर नहीं काटने, लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना, प्रोसेस इजी हो गया। जाओ ऑनलाइन, जो जो डिमांड की है उन्होंने, आप पर्टिकुलरली उनको ऐड करो और अप्रूवल लो अपना, ठीक है। मेक गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी, अब ऐसे में क्या होता है कि शासन भी सहभागी बनता है। शासन को पता है कि हाँ भाई अगर ये सारी चीजें हैं तो अपनी सहभागिता दिखाएगा पूरी पूरी। ट्रांसफॉर्म होता है इन सारे तरीकों से कि अब एक नॉर्मल शासन करने का तरीका सुशासन में बदल गया। मतलब अब चीजें बड़ी सुविधाजनक हो गई कि अब आप आराम से कर पा रहे हो, ठीक है। सो ये चीज हुआ बीइंग ट्रांसपेरेंसी, आर पार है। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, अगर वो बन चुका होगा तो आपका स्टेटस आ जाएगा ऑनलाइन लिखा हुआ कि हाँ भैया आपका बन चुका है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं बना तो वो आ जाएगा कि पेंडिंग करके या कुछ ना कुछ लिखा आ जाएगा, समझ रहे हो। सो ट्रांसपेरेंसी आपको हर बार दिखाई देगा कि वाकई में मेरा काम कहाँ तक पहुंचा है। अकाउंटेबिलिटी है, मतलब जवाबदेही है कि अगर लगे कि कोई काम बढ़िया तरह नहीं हो रहा या कुछ नहीं हो रहा तो आप उनसे पूछ सकते हो और उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी की आपको जवाब देंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस इन गवर्नेंस, और सरकार ऐसे में क्या होती है बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो जाती है कि अगर उन्होंने बोला कि भाई 14 दिन में तुम्हें मिल जाएगा तो 14 दिन में उनको देना ही पड़ेगा वो कागज बना के, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल फिट हो सकते हैं इस पे। नेक्स्ट एस्टैब्लिश द सिटीजन एट द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट, और ऐसे में क्या होता है कि आप क्या करते हो, नागरिक को केंद्र बनाकर काम करते हो। मतलब सरकार जो है केंद्र में बैठी है वो तो काम कर ही रही है, पर सारा का सारा काम क्या है, सिटीजन ओरिएंटेड है। मतलब किसको ध्यान में रख के किया जा रहा है, आपको, ठीक है। सो ये था। नेक्स्ट है आपका ई गवर्नेंस, क्या देखती है, मेक गवर्नेंस मोर कॉम्प्रिहेंसिव बाय अप्लाइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ई गवर्नेंस चाहती है
कि जो गवर्नेंस करने का तरीका है वो और कॉम्प्रिहेंसिव हो, मतलब पूरा 360 डिग्री कवर करें हम। कैसे कवर होगा कि जब आप आईसीटी का हर जगह यूज करना शुरू कर दोगे, हर जगह मतलब हर एक चीज के लिए, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ने भी बात कही है ई गवर्नेंस के लिए। उन्होंने कहा कि जो आप आईसीटी यूज करते हो ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, है ना, उसमें वैन को वाइड एरिया नेटवर्क बोल देते हैं इसको, है ना, इंटरनेट हो गया, मोबाइल डिवाइस हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी की सारी चीजें गवर्नेंस में बड़ी हेल्प करती हैं। और गवर्नमेंट एजेंसी इन सारी चीजों का क्या करती है, उपयोग करते हैं। क्योंकि एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें अगर कोई अपना स्टेटस चेक करना है कि मेरा कागज कहाँ तक पहुंचा, बना नहीं बना, स्टेटस अप्रूव हुआ नहीं हुआ, तो आप जब ये चीज देखोगे तो ऐसा थोड़ी कि खाली कंप्यूटर से ही देख सकते हो भाई, आप अपने फोन से देख सकते हो, आप अपने लैपटॉप से, टैब से देख सकते हो। जरूरी थोड़ी कि खाली वो कंप्यूटर में ही दिखेगा, मतलब जहां पर आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी वहां आराम से दिख जाएगा आपको, समझ रहे हो। सो ये चीज हुई। इसके अलावा आप देखोगे कि ये सारी चीजें ना एबिलिटी रखती है, इनके अंदर इतनी क्षमता है कि रिलेशन को चेंज कर देती हैं। तो इन्होंने रिलेशन चेंज करने की क्षमता है इनकी सिटीजन्स के साथ, मतलब लोगों के साथ, नागरिकों के साथ, बिजनेस मतलब व्यवसायों के साथ, और अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो आपकी गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, सबके साथ संबंध बनाने बदलने की क्षमता रखती है। कौन? ये प्रौद्योगिकियां। क्योंकि ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है ना, ये आपको हेल्प करती है कि आप अपने लक्ष्यों की पूर्ति, अपने उद्देश्यों की पूर्ति बड़े बेहतर तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कैसे, अब क्या क्या चीजें होंगी, तो ये देखो, बेटर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस टू सिटीजन, सरकार की जो भी सेवाएं उनकी बेहतर डिलीवरी करना, समझ रहे हो। इसका सबसे बेस्ट पार्ट है, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, ये बेहतर डिलीवरी है कि आप ऑनलाइन तुरंत निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कागज लेने ऑफिस ही जाना है, वो डिजिटली साइन करके आ जाएगा, आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है। इसके अलावा इंटरेक्शन विद बिजनेस एंड इंडस्ट्री, मतलब अगर लगे तो भाई आप बातचीत कर सकते हो व्यापार और उद्योगों के साथ, जो भी उद्योगपति होते हैं, जो भी व्यापारी होते हैं, उनके साथ बैठकर हमसे बातचीत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम्पावरिंग सिटीजन थ्रू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। आप अपने सिटीजन्स को एम्पावर कर रहे हो, मतलब सूचना के माध्यम से अपने नागरिकों को सशक्त बना रहे हो। मतलब आपके नागरिकों को सारी सूचनाएं हैं, तो आपका नागरिक ये बात जानता है कि कब क्या कैसे काम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, ठीक है, अब जैसे मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, या नॉर्मल मान लो कि मैंने क्या करना है, मैंने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, कुछ भी लगा लो, ठीक है, XYZ कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। जब आपने अप्लाई कर दिया, वो बंदा मेरे से कहे कि मैडम आपको ना 2 महीने बाद मिलेगा, आप 2 महीने बाद आना, ठीक है। तो एक बात बताओ कि अगर मेरे पास अवेयरनेस है, मेरे पास सूचना है, या फिर वेबसाइट पे डिजिटली सब दिखा है कि आफ्टर 14 डेज बाद यू में डाउनलोड दिस, तो दैट मीन्स कि मैं पकड़ लूंगी उस बंदे को कि नहीं भैया ऐसा तो नहीं है, 2 महीने बाद। तो हमने गलत बोला, 14 दिन का टाइम होता है मैक्सिमम, तो फिर वो बंदा समझ जाएगा कि हाँ भैया ये सजग है, ये क्या है, एम्पावर है, तो इनके हाथ में पावर है। तो कल को कोई बात होगी तो मैं RTI लगा दूंगी तुरंत इस चीज के ऊपर ही, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि भाई मुझे जवाब दो, 14 दिन के अंदर बन जाना चाहिए, तो 2 महीने किस बात के मांग रहे हो आप, समझ रहे हो। सो ये सारी की सारी चीजें आपको एम्पावर करती है, सशक्त बनाती है। इसके अलावा मोर एफिशिएंट गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, मतलब कि जो भी आपकी गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो अधिक कुशल तरीके से वर्क करे, है ना, सूचना प्रबंधन जो भी कार्य कर रहा है वो बहुत कुशल तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस का मतलब ओनली यही नहीं है कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी चीज कर रहे हो ना, वो ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी चीजें, जितनी भी सर्विस हैं आप प्रोवाइड कर रहे हो सिटीजन को भी और बिजनेसेस को भी, मतलब कि ये जो आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो आप हर तरीके से हर सेक्टर में यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं पर्टिकुलरली एक चीज के लिए कर रहे हो। ठीक है, ई गवर्नेंस डज नॉट जस्ट रेफर टू द ट्रांसलेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस। वो ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर रहे कि ट्रांसलेट हो रहा है गवर्नमेंट का प्रोसेस, नहीं, वो ये कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है, मतलब जो संबंध है ना वो संबंध बदल रहे हैं सरकार के। और वो कैसे बदल रहे हैं, जो प्रक्रिया हैं वो बदल रही हैं, काम करने के तरीके, तौर तरीके बदल रहे हैं, तो वो सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। ठीक है, इसके अलावा ई गवर्नेंस का जो कंसर्न है वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी चीजें हैं, मतलब ई गवर्नेंस का जो संबंध है वो किससे है कि एक तो सरकार का व्यवसाय बदलना, ट्रांसफॉर्म करना उनके काम करने के तौर तरीकों को, है ना। दूसरी बात, मॉडर्नाइजिंग गवर्नमेंट प्रोसेस एंड फंक्शन, क्या करना है, सरकार की जो प्रक्रिया है, जो कार्य करने के तौर तरीके उनको आधुनिक बनाना। क्योंकि पहले के टाइम पर क्या है, सारा पेपर वर्क है, हर एक चीज के लिए फोटोकॉपी करो, हर एक चीज के लिए लाइन में लगो, एक बार लाइन से बाहर निकाल दिया मान लो आपको, तो आप वापस से फिर से लाइन में पीछे से ही लगोगे। ऐसा नहीं कि आप कह दोगे भैया मैं तो यही खड़ी थी आगे, अभी अभी उन्होंने निकाला वापस लग दो, नहीं, पूरा एज इट इज चीजें एग्जैक्ट चलेंगी। ठीक है, जबकि मॉडर्नाइजिंग में क्या हो जाएगा आपका, लाइन वाइन खत्म करो, सीधा ऑनलाइन अप्लाई करो, काम खत्म। ठीक है, ये सारी चीजें हुई, कार्य करने के तौर तरीके बदलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका एक बेहतर पब्लिक के साथ क्या होता है, एक संबंध स्टैब्लिश होता है ना, पब्लिक के साथ एक अच्छा गुड रिलेशन मेंटेन होता है, और आप क्या करते हो, जो ICT है उसका भरपूर बढ़िया यूज करते हो। ठीक है,
अच्छा, अब मेन चीज़ है, देखो डायमेंशंस ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के आयाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो अब एक चीज़ का ध्यान रखोगे, यहाँ हम एक तरीके से ऐसे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैसे रिलेशन होते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन कैसे रिलेशन होते हैं, समझ रहे हो। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। जी टू जी मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है ना, सरकार से सरकार का संबंध, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आपको एक सरकार से दूसरी सरकार का संबंध रखना है, तो कैसे संबंध रखोगे। देखो एक चीज़ है कि अगर आपको अपनी मतलब अपने राज्य का कोई डेटा शेयर करना है किसी दूसरी उसके साथ, सरकार के साथ, या फिर सेंट्रल के साथ आपको शेयर करना है, तो या तो आप पन्ने भर भर के वो डेटा इकट्ठा करोगे पहले, मतलब ये सारे पेजेस आपने इकट्ठे करें, अब उसके बाद ये सारे के सारे पेजेस आपने एक डब्बे में बंद करें, ठीक है। फिर इसको पूरा से वो मतलब ऐसे वो स्टैंप मार दिया, ठप्पा मार दिया, सील पैक कर दिया इसका, फिर आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हो, नहीं ना। अब वो टाइम चला गया ना, मतलब अब हम ये सारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम की बड़ी कीमत है, और जब हमारे पास तकनीक है तो हम उनका यूज़ करें, टेक्नोलॉजी का। तो ऐसे में क्या होता है, यूज टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है भाई, बढ़िया, आप अपना किसका यूज़ करोगे, ई गवर्नेंस का यूज़ करोगे। डेटा हो गया, पब्लिक के डॉक्यूमेंट हो गए, कोई रिपोर्ट है, कोई ऑर्डर है, कोई इंस्ट्रक्शन है, ये सारी की सारी चीज़ें। पहले वाला टाइम गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो आपको एक कागज़ लिखेगी, फिर वो डाकेगी, फिर वहां तक पहुंचेगा, नहीं। अगर ऑनलाइन भी ऑर्डर इशू हो गया है तो आपको उसको मानना ही पड़ेगा। आपको रिपोर्ट सबमिट करने को बोला है कि 2 दिन में रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब मान लो आप साउथ में बैठे हो, ठीक है, और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट मांग रही है आपसे, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई खुद चल के आएगी वो रिपोर्ट, कितनी भी जल्दी पोस्ट से भेजोगे नहीं पहुंच पाएगी टाइम से। तो अगर आपको 1 दिन का टाइम मिला, चलो 2 दिन हटाकर 1 दिन कर लो, तो ऐसे में क्या होगा, आप क्या करने वाले हो, फिर सीधा सीधा ऑनलाइन करोगे ना। तो ये सारी चीजें, पब्लिक डॉक्यूमेंट, डेटा, इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट, ऑर्डर, सब कुछ आपका ऑनलाइन क्या होता है, इधर से उधर होता है गवर्नमेंट के बीच में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज द कैपेसिटी। देखो बहुत सारी चीजें बचती हैं, टाइम बचता है, पैसा बचता है, मतलब ये सारी चीजें, और इजी हो जाता है काम करने को, तो कैपेसिटी बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट बढ़ती है, क्योंकि टाइम पे डेटा मिल गया, तो टाइम पे आपने एनालाइज करके कोई नेक्स्ट डिसीजन ले लिया अपना, है ना। तो गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है कि वो उसको पता है कि उसको कहाँ कैसे अपनी गुणवत्ता का सुधार करना है, कहाँ अपनी क्षमता प्रदर्शन को बेहतर करना है। तो ये सारी चीजें हो गई। टाइम बड़ा कम लगता है, और ऊर्जा लागत, भाई आपको पता है कि आपने बहुत ऊर्जा बताई ये सारे काम करने से ऑनलाइन जब भेज के। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अपना जो भी स्ट्रेंथनिंग है वो कहीं और यूज करोगे, है ना। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना आंतरिक प्रशासन को बहुत ज्यादा मजबूत करते हो ऐसा करके, ठीक है। सो ये वाली चीज का थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका G2C। G2C में क्या है, गवर्नमेंट का रिलेशन है कंज्यूमर के साथ, मतलब उपभोक्ता के साथ। ये कह रहे हैं कि ये इंटरेक्शन है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, कि सिटीजन क्या है, रिसीव करता है, क्योंकि जो नागरिक है आप उनको प्रदान कर रहे हो सुविधाएं, है ना, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है जो G2C है वो एक्सपेंड करता है अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस, की जो भी आपने जनता की सुविधाओं के लिए जो भी आपने सुविधाएं की होंगी तो वो उनको उपलब्ध कराना, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है कि जब आप ये चीजें उपलब्ध करा देते हो लोगों तक, है ना, सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता होती है, पहुंच का विस्तार होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, मतलब इंप्रूव होता है इनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस में, कि अगर ये कोई सर्विस आपको दे रहे हैं तो क्वालिटी हो, कुछ ऐसा ना हो फॉर्मेलिटी हो, समझ रहे हो। नेक्स्ट है आपका सिटीजन द ऑप्शन टू चूज व्हेन टू इंटरेक्ट विद गवर्नमेंट एंड वेयर टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट। देखो सबसे बड़ी बात, जब ई गवर्नेंस आ गया ना, तो अब आपको पूरा पूरा राइट है, आपके लिए सरकार जो है ना 24/7/365, मतलब दिन के पूरे 24 घंटे, हफ्ते के पूरे 7 दिन और साल के पूरे 365 दिन सरकार आपके लिए अवेलेबल है। कल को आपको RTI लगानी है अगर किसी भी चीज़ के ऊपर फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कोई ऐसा थोड़ी तारीख दे देंगे कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में लगाओ या इस टाइम से इस टाइम के बीच में, नहीं। तुम्हारा जब मन करे तुम तब RTI डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा जब मन करे जब तुम ट्वीट डाल दो, तुम्हारा जब मन करे जब तुम मेल कर दो, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो ये सारी चीजें हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए अवेलेबल है हर तरीके से, ठीक है। और गवर्नमेंट इंटरेक्ट कैसे करती है, वैसा तो है नहीं आपके और मेरे घर पे आ रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो इंटरनेट के थ्रू, है ना, फैक्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, मोबाइल, ऑनलाइन, मतलब इन सारी चीजों के थ्रू क्या करती है, वो आप तक अपनी बात पहुंचाती है, ठीक है। तो ये चीज तो बहुत बेसिक है, हम सबको पता है। अच्छा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या है, टू मेक गवर्नेंस सिटीजन एंड सिटीजन फ्रेंडली। देखो सीधी सी बात है, आप ई गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, हम सुशासन करना है, बढ़िया शासन चलाना है, वो कब चलेगा, जब सरकार किसके लिए काम करेगी, नागरिकों के लिए काम करेगी। और सिटीजन फ्रेंडली मतलब नागरिक अनुकूल बनाना, मतलब चीजों को एकदम इतना ईजी बना देना कि हाँ भाई लोगों को भी दिक्कत ना आए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मतलब जो भी प्रशासन करा रहे हैं, मतलब प्रशासन चला रहे हैं, जो प्रशासक है ना, वो क्या करें, लोगों की जो डिमांड है, जो जरूरतें है ना, उसको फिलफिल करें, मतलब टाइम से पूरा करें, सर्विस सॉर्ट करें, मतलब जितनी भी आपकी जो आपने लोगों को सुविधाएं प्रदान करनी है ना, उनको एक क्वालिटी मिले, है ना, गुणवत्ता हो उनमें, है ना।
तो इन चीज का ध्यान रखोगे। एक है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसमें क्या है, सरकार से व्यवसाय। मतलब वो ये कह रहे हैं जो ई गवर्नेंस है इसको भी यूज किया जाता है बिजनेस की बाउंड्री डेवलप करने में। किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। कि गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहे अगर, तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट, बहुत इजीली इस चीज को हेल्पलेस, मतलब इस चीज की हेल्प ले सकती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट इंटीग्रेट करती है अपनी एक्टिविटीज को वही अलग अलग बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ऑनलाइन ट्रेडिंग करती है, ठीक है, ऑनलाइन टेंडर वगैरह एक्सट्रैक्ट करती है। क्योंकि ये सारी चीजें भी तो होती है, जितने टेंडर वगैरह पास होते हैं तो सरकार की परमिशन से पास होते हैं, फिर वो काम करते हैं अपना उस हिसाब से। तो ये सारी चीजें भी बहुत हेल्पफुल होती है ई गवर्नेंस की वजह से। G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारी की बात हो गई। तो आपको पता है गवर्नमेंट इंटरेक्ट करती है अपने एम्प्लॉयज के साथ, जो भी इनके काम कर्मचारी हैं, है ना, जो रेगुलर बेसिस पे इनके साथ काम कर रहे हैं। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हो गए या फिर अदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हो गए, ये 2 वे प्रोसेस है ना। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ कर्मचारी को अपने अपने ऑर्डर दे देगी और वो लोग बेचारे सुन के चुप बैठ जाएंगे, नहीं, वो भी इंटरेक्शन करते हैं कि उनको कोई डाउट है, कोई परेशानी है या कुछ भी है। मान लो कि आप मेरे ऊपर ही पैसा लगा रहे हो तो मैं भी तो आपको आउटकम दूंगी ना करके, कि भाई हाँ मेरे को ये वाला काम मिला है करने को, तो मैं वो काम करके दूंगी आपको। तो ये 2 वे प्रोसेस है कि दोनों को हमें मिलकर अपना काम करना है, नियमित आधार पर बातचीत करके, 2 तरफा प्रक्रिया है। दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, द गवर्नमेंट कैन इंश्योर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऐसे में क्या होता है कि गवर्नमेंट ना सेटिस्फेक्शन देती है आपको कि आपने जितने भी लोगों को अपने यहाँ काम पे लगा रखा है, मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं, तो सरकार आपको ऐसी सुविधाएं प्रदान करे कि आपको सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ भैया हम सरकारी नौकरी वाले हैं तो हमें ये सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है। उनको तभी वो परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे, अपने स्किल को डेवलप करने में काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं जितना ज्यादा अपना बेस्ट दूंगा उतना ही ज्यादा सरकार भी मुझे सेटिस्फाई रखेगी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल होता है सरकार का, बहुत प्रभावी भूमिका होती है। नेक्स्ट है मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के मॉडल्स हैं अब, ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, प्रसारण मॉडल बोल देते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रमोशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, और जितनी भी आपकी ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती है ना कि आपको शासन से संबंधित कोई जानकारी देनी है, कोई प्रचार प्रसार करना है आपको, ठीक है। सो जितनी भी आपके रिलेटेड गवर्नेंस रिलेटेड है, मतलब शासन से संबंधित जितनी भी आपकी चीजें हैं वो सब आप इसके बारे में क्या करते हो, बताते हो, प्रचार प्रसार करते हो, ट्रांसमिट करते हो इन्फॉर्मेशन को। अब ट्रांसमिट कैसे हो रही है इन्फॉर्मेशन, मतलब सूचनाओं को आप पहुंचा कैसे रहे हो, तो मेन डोमेन तक कैसे जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, आईसीटी, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरनेट के द्वारा जा रही है। तभी तो लोगों तक पब्लिक डोमेन में पहुंच रही हैं कि सबको पता चल जा रहा है ना, कि अगर कोई भी पॉलिसी सरकार अनाउंस करे तो मिनट में सबको पता चल रहा है इंटरनेट के थ्रू। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप प्रोवाइड करना क्या, सही और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन, मतलब आप एकदम सही और जो उनके काम की इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। इससे क्या होगा, जब लोगों को पता है कि हाँ भाई हमें पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ती है, लोगों की समझ बढ़ती है। रूल्स को समझने के लिए गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, आप गवर्नमेंट के तौर तरीकों को समझते हो, है ना, और फिर उसके बाद आप अपने ओपिनियन बनाते हो, आप अपनी राय बनाते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये काम इस तरीके से होता है, ठीक है। तो फिर आप अपनी बात रखोगे कि हाँ भाई ये तरीका सही है, गलत है, या फिर हाँ इसमें चेंजेस होने चाहिए या जो भी है, ठीक है। सेकेंड है आपका क्रिटिकल फ्लो मॉडल, ठीक है। क्रिटिकल फ्लो मॉडल किसके ऊपर होता है, ऑन द टारगेटेड वन, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि लक्ष्य आधारित होता है ना, इसका पहले से ही लक्ष्य होता है। ये क्या करते हैं, मॉडल ब्रिजेस डिस्टेंस यूजिंग आईसीटी, मतलब कि जो भी आपके ब्रिज है, मतलब जो भी आपके गैप है ना, दूरियां हैं जो, उसको ये कम कैसे करता है, आईसीटी के थ्रू। क्योंकि एक बात बताओ, नॉर्मल आप चाहे स्टेट टू स्टेट देख लो कि साउथ वाली जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको नॉर्थ की गवर्नमेंट के साथ कोई कांटेक्ट करना है, कोई भी पॉलिसी डिस्कस करनी है, कुछ भी XYZ, है ना। तो अब ऐसे में क्या होगा कि वो डोमेन कैसे होगा कि वहां का बंदा वहां जाएगा, वहां का वहां जाएगा, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों बंदे मतलब जाएंगे यहाँ से उठ के, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा चल के जाने में, है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे, आईसीटी का यूज करेंगे, मस्त मिनट में मेल भेजेंगे, मिनट में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ठीक है। सो ऐसे में क्या होता है, इनका एम होता है कि इन्फॉर्मेशन क्या करें, प्रोवाइड कराएं यूटिलिटी ग्रुप्स को या फिर जो भी उपयोगिता वाले समूह हैं जिनको जरूरत है उस इन्फॉर्मेशन की, बिल्कुल सही टाइम पे, क्योंकि सही टाइम पे जानकारी पहुंच जाएगी तो सही टाइम पे उसका यूज हो पाएगा, है ना। तो ये इजी और एक्सेसिबल मीन होता है, मतलब आपने अगर इंटरनेट का यूज कर लिया, टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया, सबसे आसान साधन है अपनी बात टाइम पे पहुंचाने का, ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल, मतलब तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल। इसमें क्या होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ मिलती है इन वाले मॉडल्स को, जो डेवलपिंग कंट्री होती है, जो डेवलप हो रही है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो अपने लोगों को क्या करें, सशक्त करें। तो लोगों के सशक्तिकरण के लिए वो तुलनात्मक मॉडल को यूज करते हैं, कि उनको पता चलता है ना कि हमने
कितना डेवलपमेंट कर लिया, या फिर पहले वाली चीज़ों में हम किस तरीके से काम करते थे, आज हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो हम और किस तरीके से और बेहतर बनाए इस चीज़ को, है ना। नेक्स्ट है ई एडवोकेसी मॉडल, है ना, ई वकालत मॉडल। इसमें क्या है, वो कह रहे हैं कि हम बिल्ड करते हैं कैसा मोमेंटम जो रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन बना के रखे, मतलब आप अलग अलग जो ओपिनियन है आपके आपके वो कनेक्ट रहें आपस में। मान लो आपको कोई परेशानी हुई, कोई समस्या हुई, है ना, तो आप उन समस्याओं का वास्तविक में हल निकाल सको, है ना। तो वास्तविक दुनिया से बातचीत करके, वास्तविक तरीके से बातचीत कर कर बेटर सॉल्यूशन निकाला जाए। एक और चीज़ है, आपको पता है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में, है ना, तो आपको ये भी कोशिश करनी है कि जो आप योजनाएं बनाओ, जो आप मतलब नीतियां बनाओ, वो इस तरीके की इतनी प्रभावी नीतियां हो जिससे कि समाज में गुड इम्पैक्ट पड़े, अच्छा इम्पैक्ट पड़े। इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल, इसमें क्या होता है, इंटरेक्टिव सेवा मॉडल, ये ओपन द वे फॉर डायरेक्ट इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। मतलब वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकता है, कि अगर व्यक्ति को खुद से जाकर व्यक्तिगत भागीदारी लेनी हो तो आप बहुत फ्री हो, आप जाओ आराम से अपना क्या करो, पार्टिसिपेशन करो, ठीक है। आईसीटी के माध्यम से, मतलब इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, सार्वजनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक यथार्थवादी और पारदर्शी बनाया जाता है। मतलब सबको पता है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, आपको लगता है कि हाँ भाई वो डिसीजन सही है या गलत है, तो आप क्या करोगे, अपना पार्टिसिपेशन दोगे, अपना ओपिनियन रखोगे, है ना। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब जो भी सार्वजनिक निर्णय लेने हैं, सभी को ध्यान में रखे, है ना, वो मोर रियलिस्टिक हो पाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी मैं डिसीजन लेने वाली हूं तो वो पब्लिकली सब पे जाएगा, है ना, सबको पता चल जाएगा मिनट में, क्योंकि मैं मतलब बोलूंगी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके सब तक वो बात पहुंच ही जाएगी बहुत जल्दी। तो मुझे बड़ा ध्यान रखना है कि जो भी मैं काम करूँ वो रियलिस्टिक लगे, ऐसा ना हो आइडियलिस्टिक है कि सभी लोग मुझे मेल करने लगे, ट्वीट करने लगे कि मैडम बड़ा आइडियलिस्टिक बात है, तो बड़ी आइडियलिस्टिक प्लान बनाया आपने। नहीं, रियलिस्टिक होना चाहिए कि सब तक पहुंचे तो लगे कि हाँ भाई बिल्कुल यथार्थवादी है, सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना, और ट्रांसपेरेंट है, मतलब आर पार बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जो आपने बोला वही करोगे भी, ठीक है। ई वोटिंग डायरेक्टली अवेलेबल हो गई है सिटीजन्स के लिए, कि अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन आपको रिड्रेस करना है, कोई कंप्लेन है या कोई भी चीज है, ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, अपनी ई वोटिंग लोगों तक पहुंचा सकते हो, है ना। सरकार के चुनाव से संबंधित कोई शिकायत है तो आप ई वोटिंग के थ्रू अपनी बातें रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, ई वोटिंग आप देखते हो बहुत सारे तरीकों से होती है अलग अलग सेक्टर्स में, है ना, उसमें जाएंगे नहीं क्योंकि फिर मुद्दे से भटक जाओगे आप, तो बस ज्यादा काम का नहीं है, तो इतना बस बहुत है जानने को फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें और भी पार्ट्स कवर करने हैं, सो ज्यादा डीप नहीं जाओगे, जहां जितना जरूरत है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। ऑन वेरियस इशू मीडियम्स लाइक ओपिनियन एंड ई डेमोक्रेसी आर अडॉप्टेड, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ठीक है, जिन पर आपकी राय ली जाती है जरूरत पड़ने पर, ठीक है, और जहां पर आप क्या करते हो, अपनी ओपिनियन देते हो, और कोशिश भी की जाती है जो अच्छा होता है उसको फॉलो अप किया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली आपका यूनिट 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बहुत इजी करके समझाने की कोशिश की है, ठीक है, और बहुत इजी है क्योंकि आप डे टू डे लाइफ से ना इसको कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी आज के टाइम पे यूज होती हैं सिंपल, तो इसको अच्छे से नोट मेकिंग कर लेना साथ साथ अपनी, ठीक है। बाकी भाई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जरूरत है इस टाइम पे, और उनको इतना क्रिस्टल क्लियर मटेरियल मिल रहा है ना, तो ये बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो अपने जैसे अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना बिना कहे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, ठीक है, एंड आप लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है, तभी मेरे को मोटिवेशन आता है, तभी मैं काम भी कर रही हूँ। ऑनेस्टली बोलूँ तो जैसे आप लोग कमेंट करते हो ना, तो मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को सच में मदद करना चाह रही हूँ और वो उन तक पहुंच रही है, ठीक है, वो तुम्हारे कमेंट से भी दिखता ही है। सो ऐसे ही बने रहना बस, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब के लिए कर देना आप लोग शेयर वेयर अपने दोस्तों को भी, क्योंकि सबको हेल्प भी हो जाएगी, राइट। सो 500 का टारगेट है, पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, बाकी बहुत जल्दी इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊंगी, ठीक है। सो परेशान मत होना, टाइम पे सिलेबस हो जाएगा, और अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, बाय बाय।